हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं NIOS डीएलएड वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो सीरीज में NIOS डीएलएड सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, तो इससे पहले के सभी लेक्चर्स आप ज़रूर देखें सुने और वो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक मिल जाएगी। तो कोर्स 501, कोर्स 502 और कोर्स 503 के अब तक के सभी टॉपिक के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, वो आप ज़रूर देखें। साथ साथ में असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर के लिए भी लिंक मिल जाएगी, तो उन्हें देखकर आप अपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोर्स 503 का अगला ब्लॉक, जो कि है ब्लॉक 2, भाषा अधिगम संबंधित कौशल, और उसकी इकाई 4, सुनना व बोलना। तो इस इकाई के अंतर्गत इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि इससे पहले हमने जाना कि घरेलू परिवेश में बच्चे कोई भी भाषा को बोलने सुनने की वजह से बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उसको वो लगातार उसको सुनने और बोलने का उनको मौका मिल रहा होता है एक अच्छे माहौल के अंतर्गत। तो यही बात स्कूलों में भाषा सिखाते समय भी लागू होती है कि अगर किसी भाषा को सिखाते समय एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, सुनने और बोलने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा भाषा को सीखने में। इसी बात पर हम इस टॉपिक इस इकाई में हम चर्चा करेंगे। सुनने बोलने का अर्थ समझेंगे, सीखने की प्रक्रिया, सुनने बोलने की भूमिका विश्लेषण करेंगे और भी कई चीज़ें इसमें करेंगे। तो टॉपिक है पोर्शन 2 से एक तरह से स्टार्ट। तो सुनना व बोलना। अब जब हम जानते हैं कि जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो बच्चे जो जाते हैं स्कूल, वो 2-3 महीनों तक जो शिक्षक रहते हैं उनसे सुनने और बोलने का अभ्यास कराया जाता है। यानी कि उनसे कविताएं, गीत, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स बार बार उनसे रिपीट कराए जाते हैं, रट कर याद कराए जाते हैं, चाहे वे उसका मतलब समझें या ना समझें। लगातार दोहराने रहने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक बच्चे सुनते सुनते नहीं हैं उसके बिना नहीं सीख सकते। तो जो सुनते हैं उन्हें वो याद हो जाता है, और यही विश्वास कि बगैर सुने नए वाक्य और शब्द बोलने नहीं जा सकते, ऐसा माना जाता है। यानी बच्चा पहले सुनता है और फिर बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि सुनना और बोलना साथ-साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। यानी कि ऐसा सोचना सही नहीं है। सुनना और बोलना दोनों ही साथ-साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं खुद अपनी तरफ से, तो यानी कि वो बात आप खुद सुन भी रहे होते हैं, और बिना बोले भी हम कई बार ऐसी चीज़ें सुन रहे होते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं या रेडियो देख रहे हैं या कहीं और इसी टाइप से सूचनाएँ ग्रहण कर रहे हैं, तो आप सुनकर कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि केवल सुन लेने से हम कोई टैप रिकॉर्डर की तरह नहीं है कि हमारे अंदर चीज़ें स्टोर हो गई और हम कभी भी उनको ज़रूरत पड़ने पर दोबारा चला सकते हैं। ऐसा इंसान के साथ, मनुष्य के साथ नहीं होता है कि वो रिकॉर्ड हो जाएँ और उनका इस्तेमाल कर सकें हैं। तो इसका महत्वपूर्ण बात ये है समझना। जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा सुनने, केवल सुन लेने से। तो इसी तरह से जैसे हम टेलीफ़ोन पर किसी से बात करते हैं और कोई कुछ बोलता है, तो उसे समझ कर उसकी बात का जवाब देते हैं, ना कि ऐसे ही हम दे देते हैं। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में इन कौशलों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इनका एक जुड़े हुए हैं एक तरह से ये सारी चीज़ें, सुनना, बोलना, समझना। तो ये इसमें बताया गया है। आगे बताया गया सुनना माने क्या। अब देखिए, सुनना माने की बात करें तो हम कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं, कई तरह की साउंड सुनते हैं, मशीनों का, जानवरों का। पर क्या है, सही मायनों में इनको सुन पाते हैं? जैसे कि हम चलती हुई मशीनों की ध्वनि सुनते हैं, तो क्या इस तरह से सुनने का कोई अर्थ है? सुनना एक अलग तरह की प्रक्रिया है। सुनने का अर्थ है, अर्थ उसी समझना होता है। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो अर्थ हम हमेशा एक ही तरीके से नहीं समझते, 2 तरह से समझते हैं। अब यानी कि हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो 2 तरह से हम अर्थ समझते हैं। एक, शब्दों के आधार पर संवाद को समझना, यानी कि जो बात कही जा रही है उसको कहना चाहिए ट्रांसलेट कर लेना मनी मन में, और उसको उस अर्थ को समझना जिसमें केवल सुनी जाने वाली ध्वनियाँ होंगी, शब्द होंगे, वाक्य होंगे या पाठ जो पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर अर्थ समझा जाएगा। सुनने वाले को वाक्य में इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं, जो क्रम है, उसका पता होना चाहिए, तभी वो इसको समझ पाएगा। इसे एक उदाहरण से समझें। यदि कोई मित्र हमें शाम के खाने के लिए घर पे इनवाइट करता है और अपना घर का रास्ता बताता है, हमें उसके घर का रास्ता नहीं पता है, तो वो हमें तरह तरह की चीज़ें बताता है, जैसे आप तीसरी गली में मुड़िए, सीधे आइए, बाएं जाइए, इस के बाद मेरा तीसरे नंबर का मकान है। तो ऐसे आप ये ध्यान रखते हैं कि जो उसने कहा है, उसके शब्द, उसके संवाद, उसके वाक्य हमारे दिमाग में रहते हैं, और उनको हम बार बार रिपीट करते हैं, उनको दोहराते हैं मनी मन में और सोचते हैं उनके बारे में। तो उसके आधार पर ही हम कहना चाहिए आगे ढूंढ पाते हैं उसका एड्रेस। तो एक तरह से डिकोडिंग करते हैं हम, जो उसके शब्द उसके कहे गए हैं। पहले डिकोडिंग होती है, जो मैं बता चुका हूँ, जो हम सुनते हैं। उसके बाद डिकोडिंग मतलब उसके शब्द के अर्थों को समझना और उसको उसके अर्थ को समझना। मतलब पहले उसको शब्दों को समझना और उसके उसके बाद उसके अर्थ को समझना, ये होता है। तो इसी प्रकार हम शब्दों के अर्थ समझते हैं।
और इसे समझने के लिए एक बेहतर यानी कि समझ होनी चाहिए, हमें वोकैब्युलरी पता होनी चाहिए किसी भी भाषा की, वाक्य संरचना किस तरह से की जाती है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए अगर हम किसी भी भाषा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास हमें कई क्षमताएँ देता है, जैसे कि हम कहे गए जो भी वाक्य हैं उनको समझ सकते हैं शब्दों को सुनने से, शब्द और वाक्यों का डिवाइड कर सकते हैं, कीवर्ड्स होते हैं यानी कि जो मुख्य शब्द होते हैं उनको समझ सकते हैं, वाक्य और मूल शब्दों के व्याकरणिक संबंधों को यानी कि ग्रामेटिकल क्या रिलेशन है उनको जान सकते हैं। शब्द और वाक्यों के लिए हम विराम और अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करें उसका भी रोल रहता है। इसके अलावा पूर्व ज्ञान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी हम किसी चीज़ के बारे में जब तक हमारा पूर्व ज्ञान नहीं होगा वो हमें बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ये इसके आप एग्जाम्पल दिया गया आपके इसमें मटेरियल में कि आपने सुना कि कल रात चीन में भूकंप आ गया, भीषण भूकंप आ गया। अब आपने भूकंप शब्द जैसे ही सुना, उससे संबंधित जो भी हमारी पहले की जानकारी है वो निकल कर आएगी। हम मन ही मन में सोचेंगे जैसे भूकंप कब आया, कितना भीषण था, कितने लोग मारे गए, कौन कितना राहत कार्य चल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे कहीं न कहीं पहले के ज्ञान के आधार पर रहती हैं जो हमने उस शब्द या उस टॉपिक या उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो अगर श्रोता इस प्रक्रिया से अर्थ ग्रहण करने में है तो इसका अर्थ ये है कि संवाद अगर वो मतलब कोई सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो उससे उसके बारे में नहीं जानता है, उस शब्द के बारे में, उस चीज़ के बारे में, तो एक तरह से वो उसका पूर्व ज्ञान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और संवाद अधूरा रहेगा। तो ये चीज़ मैं बताइए, इस प्रक्रिया के अभ्यास से हम कुछ क्षमताएँ हासिल करने में मदद मिलती है, जैसे कि मूल शब्दों के आधार पर संवाद को समझना, यानी कि कोई वर्ड बोला तो उसके आधार पर चीज़ों को समझना। शीर्षक टाइटल से हम चीज़ें समझते हैं, उससे संबंधित प्रश्न कर पाते हैं। कारण और प्रभाव का अनुमान लगा पाते हैं, जैसे अभी एक भूकंप का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। किसी परिस्थिति के अनकहे विवरण का अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसा कि पहले कहा गया था केवल भूकंप के बारे में बताया, उसके अलावा कई चीज़ें हमने अपनी तरफ से भी सोची जो अनकही थी। तो एक तरह से ये बताया गया सुनने सुनाने के दौरान ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। कौन सी परिस्थिति में कौन सी प्रक्रिया ज़्यादा उपयुक्त होगी ये डिपेंड करता है जो भी टाइटल या जो भी चीज़ बताई जा रही है, जो सूचना हमको दी जा रही है। तो ये इसमें बताया गया। अब बोलना माने क्या? अब बोलना माने का क्या मतलब ये है कि बोलने का तात्पर्य ध्वनियों और शब्दों या वाक्यों के उच्चारण से नहीं है। एक जीन एचिसन ने अपनी पुस्तक द आर्टिकुलेट मैमल्स में इंसानों की भाषाई समझ के बारे में काफ़ी डिटेल में इस संबंध में इनने बात की है। और उनके अनुसार बोलते समय हम कई तरह की प्रक्रिया एक साथ कर रहे होते हैं। अपने दिमाग में कई तरह की योजनाएं बनाते हैं। कोई बात को कहने से पहले बोलने से पहले सुनने वाला हमारी कई बात को सही अर्थों में समझ सके, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। और बोलते समय हमें सब तय करना होता है कि किसके सामने हमें क्या कहना है, क्या बात कहनी है। एक बात जो हम दोस्त से कह रहे हैं वही बात अगर हम किसी बड़े बुजुर्ग से कहेंगे तो क्या होगा, घर में कहेंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये एक तरह की योजना होती है जो इंटरनली चल रही होती है, दिखाई नहीं देती है। और दादाजी से बात करते समय आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। कई तरह की स्थितियों में पहले से ही आप ये तय करते हैं अपने मित्रों से कैसे बोलेंगे। तो कौन से शब्द और वाक्य किस प्रकार से इस्तेमाल होंगे या आप विचार करो। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं आज घर देर से जाऊंगा, माँ नाराज़ होगी और ये तीन सेंटेंस है, ललन मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा। अब इन तीनों वाक्यों की बनावट सरल है। अगर इन वाक्यों को इस तरह से बोला जाए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है तो समझ में आ रहा है कि इनको बोलना भी आसान है। लेकिन अगर इन वाक्यों को एक दूसरे पर निर्भर करके बोलते समय योजना बनाने के हिसाब से बोला जाए तो देखिए, आप अगर ऐसे बोलेंगे इसको कि यदि मैं आज घर से देर गया तो माँ नाराज़ होगी और या तो मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा या किसी दोस्त के घर चला जाऊंगा। तो देखा आपने ऊपर के कंपेयर में यहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से आपने एक सेंटेंस को बनाया, एक वाक्य को रखा, अपनी एक इंटरनली योजना बनाई। तो उपयुक्त वाक्य में तो यदि पर आश्रित है या के साथ या को आना ज़रूरी भी है, साथ ही साथ माँ के संदर्भ में जाएंगी, जाऊंगा होना पड़ेगा। तो इस तरह की हूबहू ध्वनि लक्ष्यों के साथ बोलने में पहले ही हमारे दिमाग में एक बन चुकी होती है, यानी ऑटोमेटिकली बन जाती है और ये योजनाबद्ध क्रम में ही बनता है। और जीन एचिसन जो आर्टिकुलेट मैमल्स के अनुवाद पर आधारित है, जैसा उन्होंने अपनी किताब में बताया है, यानी कि उनकी तो किताब में इस टाइप की चीज़ बताई गई है। उदाहरण के स्पष्ट है कि हमें बातचीत करते समय योजना बनाते रहना और बोलते रहना ज़रूरी है। यानी बोलने के दौरान ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, तेज़ होती हैं कि हमको इसका आभास नहीं होता। कभी हमको ये चीज़ आप तब समझ पाते हैं जब आप किसी अलग भाषा को सीख रहे होते हैं। तो आपने इंग्लिश को जब आप सीखते हैं तो आपने देखा होगा पहले आप अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि उसकी समझ हमको इतनी नहीं है, हम उसको धारा प्रवाह नहीं बोल पाते। लेकिन जिसे हम जानते हैं उसको फटाफट बोलते जाते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। व्याकरण संरचना
समझते हैं कर्ता कर्म क्या है, ये हमारे दिमाग में पहले ही बन जाता है। तो यही सब इसमें बताया गया है। यह पूरी प्रक्रिया हाव भाव विचारों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है इसमें। बोलते समय ध्वनियों का उतार चढ़ाव, विराम, कहाँ पर लगेगा, क्या होगा, इसकी भूमिका भी उदाहरण से समझेंगे हम कि पकड़ो मत जाने दो। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर हम पकड़ो मत के बाद अगर विराम लगाते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, या उसके पहले लगाते हैं तो उसका अर्थ कुछ अलग निकलता है। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है पकड़ो मत के बाद अगर किया जाए विराम का इस्तेमाल तो वाक्य का अर्थ निकलता है वह पहले वाले अर्थ से एकदम उल्टा होता है। तो विराम कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए, इसकी समझ भी होना अनिवार्य है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे कि हम समझते हैं कि ये स्कूल है, इस वाक्य को बोलते समय यदि हम अलग अलग शब्दों पर जोर देंगे और फिर अलग से लय के साथ बोलेंगे तो इस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। यह वाक्य लय बदलते ही व्यंग्यात्मक, प्रश्नात्मक या विस्मयात्मक वाक्य का अर्थ दे सकता है। इस प्रकार बोलते समय काफ़ी संकेतों और इशारों का प्रयोग भी आप अर्थ को बदल सकता है। मतलब कि अगर आप अलग अलग अंदाज में किसी चीज़ को बोलते हैं कि मान लीजिए मैंने कहा कि तुम मुझे सिखाओगे, और उसके बाद उसको दूसरे अंदाज में गुस्से से कहा या अपने चेहरे बनाते हुए कहा, तो आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ का अर्थ आपके हाव भाव और कहने के तरीकों से वो बदल जाता है। तो ये इसमें बताया गया है बेसिकली। तो बस इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।